नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुविख्यात कथाकार आरती स्मिथ जी की कहानी पाजेब। आरती स्मिथ जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को हर विधा से समृद्ध किया है। मसलन कहानी, कविताएं, नाटक, बाल कहानियां तो लिखी ही हैं। दूरदर्शन सहित विविध चैनलों पर बतौर कवित्री निरंतर भागीदारी भी रहती है। उनके निजी चैनल पर उनके साहित्य संसार की झलक मिलती है। भाव सहित प्रस्तुत कविताएं एवं अन्य रचनाएं सुनने वाले साहित्य प्रेमियों, विशेषकर नेत्रहीन छात्रों, शोधार्थियों, कामकाजी व्यस्त पाठकों की मांग पर चैनल गतिमान है। आकाशवाणी की नाटक कलाकार के रूप में विविध साहित्यिक नाटकों में भागीदारी, इन सब के साथ ही समाज सेविका भी हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी एक खूबसूरत सी कहानी पाजेब। ऋचा, ऋचा, सुनाई नहीं देती आवाज? चल उठा, हटा इसको यहां से। कितनी दफा मना किया है कि बालकनी में मत टांगा कर, पर तुझे तो बेशर्मी सूझती है। मम्मी, तुम फिर शुरू हो गई। मां की गुस्से में चीखती सी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई ऋचा झनक कर पलटवार करती हुई बोली, क्या दिक्कत है इसे यहां रहने में? क्या धूप सिर्फ पापा और सोम के ही अंडरगारमेंट्स में लगनी चाहिए, हमारे नहीं? बहस मत कर, हटा यहां से। नहीं हटाती। तुझे जरा भी शर्म नहीं? पापा यहां कुर्सी डालकर बैठते हैं। सामने के फ्लैट से यहां के कपड़े दिखते हैं। सामने ही नहीं, ऊपर से भी तो दिखते हैं। तो बचपन से तुम्हारी ऐसी बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं। डिसगस्टिंग। जाने पापा तुम्हें कैसे झेलते हैं। और मेरे किसी कपड़े को हाथ मत लगाना जब तक सूख न जाएं। कल भी तुमने बिना सूखे उन्हें हटा दिया था। ज्यादा बड़बड़ न कर, हटा यहां से। नहीं हटाऊंगी, और तुम भी नहीं हटाओगी। बहुत हो गया, अब और नहीं। इस बार ऋचा की आवाज कड़कती बिजली सी निकली तो अपने स्टडी रूम से योगेश भी बाहर आ गए। वे बेटी से कुछ पूछते इससे पहले ही वह दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लास चल रही थी। प्रैक्टिकल न होने का दबाव सिर पर बना हुआ था। अपनी तैयारी को लेकर वह पहले से परेशान थी। रोज की तरह आज भी बेबात की चिकचिक शुरू होने से आज वह बुरी तरह खींच गई। क्या बात है भाई? किस बात पर माँ बेटी के बीच युद्ध हो रहा है? उन्होंने विनोद करते हुए पूछा। पत्नी को क्रोध में देखकर वे अक्सर विनोद के स्वर में बात करते ताकि उसके गुस्से का तापमान घट जाए और घर का वातावरण घर जैसा रहे। मगर आज बात नहीं बनी। तुमने ही माथे पर चढ़ा रखा है उसे। मुझे तो गुनती ही नहीं। दुनिया में बेटी बड़ी होती है तो माँ से जा लगती है। यहाँ तो नथनों से आग उगलती, होंठ फड़काती शिखा मशीन से निकाले कपड़ों की बाल्टी वहीं छोड़ अपने कमरे में चली गई। योगेश कुछ समझा पाए इसके पहले वह जा चुकी थी। रह गई थी कपड़ों की उपेक्षित बाल्टी, क्रोध भरी दमघोटू हवा और माँ बेटी की चिकचिक से हल्की खिली धूप में उतर आई उदासी। अभी अभी तो सब ठीक था, और अभी अभी। योगेश ने बालकनी से सामने और ऊपर निहारा। सामने कतार में 4 मंजिलें 5 मंजिले मकान अपने पथरीले दांत निपोर रहे थे, तो ऊपर टुकड़े भर के आसमान में नीलाभ तैर रहा था और उसके नीचे नन्हे खरगोश बने कुछ बादल खेल रहे थे। वह कुछ देर बादलों को निहारता रहा। जी में आया कि ऋचा को आवाज दे। उसे भी अलग अलग शक्लों के बादल बड़े अच्छे लगते हैं। उन्हें देखकर दोनों कयास लगाते रहते हैं कि किस बादल का चेहरा किस पशु पक्षी या इंसान जैसा है। सोम तो लैपटॉप लेकर सोता जगता। उसे पक्षी बादल आकर्षित नहीं करते। देखूं जरा, संभालूं, वरना पूरा दिन चौपट हो जाएगा। अपनी सोच को विराम देते हुए उन्होंने झटपट कपड़े तार पर डाले, बाल्टी को जगह पर रखा और अपने कमरे में जाने लगे। बढ़ते बढ़ते कदम ठिठके और ऋचा के कमरे की ओर मुड़ गए। पर्दा हटाकर देखा
कुर्सी पर बैठी वह अब भी सिसक रही थी। पापा को देखकर सिसकी रुलाई में बदल गई। अब वह हिचक हिचक कर रोने लगी। योगेश का दिल चाहा उसे पहले की तरह कलेजे से लगाकर पुचकार दे, मगर शिखा, उसकी सोच को जाने क्या घुन लग गई है। वह और चिढ़ जाएगी, उसे भी बेशर्म और न जाने क्या क्या। शिखा की ओर से इस भावनात्मक आक्रमण की सोच भर से वह कांप उठा। ऋचा अब भी रोए जा रही थी। योगेश ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो एकदम से पापा के पेट से लिपट कर रोने लगी। योगेश के लिए बेटी के आंसू सह पाना उतना ही कठिन था जितना अपनी माँ का। उसका सिर सहलाते हुए बोले, मम्मी की बात का कोई इतना बुरा मानता है भला? देखो तो, रो रो कर तुम्हारी आंख की जगह नाक लाल हो गई है। ऋचा ने सिर उठाकर पिता की तरफ देखा। चेहरा आंसुओं से तर और आंखों में ढेर सारे प्रश्न उमड़ रहे थे। बचपन से देखती आ रही हो बेटा, अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। मम्मी दिल से तुम्हारी चिंता सबसे अधिक करती है, शायद जताना नहीं आता। अपने परिवार से जो पाया है वही तो दे पाएगी ना। बाकी हर बात में कितनी केयरिंग है, देखती ही हो। सुबह से नाश्ता, चाय, कपड़े, कितने सारे काम निपटाती है। मैं तो इस मामले में निठल्ला ही हूँ। ब्रेड टोस्ट और चाय बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। हाँ, मैगी भी, मगर मेरे हाथ की मैगी खाने के बाद आदमी मैगी खाना छोड़ दे। स्टडी रूम को ऑफिस बना रखा है मैंने, तो वह भी मम्मी ही ठीक ठाक करती है ना? चाय बनाऊं? इतना रोने के बाद थोड़ी भूख भी तो लग गई होगी। ब्रेड भी टोस्ट कर देता हूँ। योगेश उसे हंसाने की कोशिश में लगे रहे। पापा, आप मम्मी क्यों नहीं हुए? आपके गले लगकर रो तो सकती थी। मुझे ऐसी मम्मी। अपने वाक्य की कठोरता को खुद सह न सकी तो वाक्य अधूरा छोड़कर फिर सिसकने लगी। जब से वह हॉस्टल से लौटी थी, आए दिन अपने बेटी होने का एहसास कराए जाने के कारण वह घंटों सिसकती रहती थी। इससे उसकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था और स्वास्थ्य पर भी। उसके कैशोर्य को ढकने छिपाने की तालीम के साथ मम्मी अपने ढंग से परवरिश करना चाहती थी, मगर पापा ने वनस्थली भेज दिया। वे चाहते थे कि ऋचा बोल्ड लड़की के रूप में अपना व्यक्तित्व निखारे। सचमुच वनस्थली की तालीम ने उसे जीने का मतलब समझाया। वह खुली खिली, मजबूत बनी, आत्मविश्वास से भरी हुई। शिखा को उसकी यही बोल्डनेस अच्छी नहीं लगती थी और वह हर बार छुट्टियों में उसे ऐसी ही छोटी छोटी दकियानूसी बातों के लिए बिला वजह डांटती फटकारती रहती। अब तो वह कॉलेज पहुंच चुकी है, 18 पार कर चुकी है, समय के साथ चलना चाहती है। अब भी, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे। वाक्य फिर अधूरा रह गया। चुप हो जा बेटा, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। अब नो आंसू, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। बेटी को समझा बुझाकर योगेश कमरे से निकल आए। सैमसंग कंपनी में सीनियर एडिटर के पद पर टिके योगेश अपने कार्य व्यवहार के कारण कंपनी में सबके चहेते थे। अधिकारी हो या मातहत कर्मचारी, सभी उनसे खुश रहते। इसका एक कारण उनकी कर्मठता और सहयोगी स्वभाव भी था। लॉकडाउन के कारण जब कंपनी ने स्थायी अधिकारियों कर्मचारियों से घर से ही काम करने का निर्णय सुनाया तो वे बड़े खुश हुए। सोचा, ऐसे तो सिवाय संडे जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। घर पर रहेंगे तो परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। मगर वह सपना आए दिन टूटता जाता। बिला वजह शिखा का ऋचा से उलझना और ऋचा का पल पल खुद में सिमटते जाना उन्हें भीतर से छीजता जा रहा था। कई बार कोशिश की कि शिखा को समझा सकें, मगर सफल नहीं हुए। बच्चे बड़े हो गए हैं, शिखा क्यों नहीं समझती? नई सदी के बच्चे हैं, डिजिटल युग के, फिर भी कॉलोनी के कई बच्चों से कई मामलों में बेहतर। सोम पर तो दबाव चलता नहीं, दो टोक जवाब देकर चुप करा देता है। ऋचा बचपन से चुप्पी साधे रही तो अब वही ज्वालामुखी में बदल रही है। शिखा क्यों नहीं समझती? ऐसे में बच्चे घर से दूर हो जाएंगे।
वैसे भी कौन सा यहीं रहने वाले हैं, क्या अनुभूति साथ ले जाएंगे। समय कितनी तेजी से बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। क्या वह कुछ भी नहीं समझती या समझना नहीं चाहती कि महानगर में पैदा हुए पले बढ़े ये बच्चे उसकी कस्बाई सोच को कभी नहीं स्वीकारेंगे। चाय के उबाल के साथ ही कई सोच योगेश के मन में खदकती पकती रही। हाथ ब्रेड टोस्ट करने का काम करते रहे। अक्सर ऐसी स्थिति में वे अपने आप से ही बतियाते रहते। उलझना उन्हें कभी पसंद नहीं रहा। अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने आईने में अपने आप से बात करती बड़बड़ाती शिखा अपनी भड़ास निकाल रही थी। मेरे होने का कोई मतलब नहीं। बचपन से अब तक किसी ने मेरी नहीं सुनी, ना माँ बाप ने, और अब ना ये बच्चे मेरे कहे में हैं। पिताजी का दुलार कभी समझ नहीं आया। भैया हर बात पर रोक टोक करते रहे, और माँ तो बस, उसका बस चलता तो पैदा होते ही दुपट्टा उड़ाकर कमरे में बिठा देती। यहां मत जा, वहां मत जा। जीन्स पहनने वाली छोरियों के लिए कितना बुरा बुरा बोलती थी। पर मजाल था कि हमने माँ से जुबान लड़ाई हो, पिताजी काट कर रख देते। एक योगेश हैं, इनका वश चले तो। पर क्या तुम खुश होती थी जब भैया फ्रॉक पहनने पर रोक लगाते और माँ भी भैया का साथ देती थी? अचानक आई चिर परिचित आवाज से वह चौंकी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कोई नहीं था। कमरा उसकी बड़बड़ाहट से भरा धुआंया सा था। यह आवाज क्या बेटी की मां बनते खुद को ही भूल गई, या अपनी मां को अपने भीतर बसा लिया? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुमने ऋचा के जन्म पर क्या कहा था, याद है या वह भी भूल गई? शिखा हड़बड़ाई सी अचकचाकर आईना निहारने लगी। आवाज आईने की नहीं, मेरी ही है। हाँ, मेरी ही। तो क्या ऋचा के किशोरी होते ही मेरी सोच भी बदलने लगी, और वक्त की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं यहां तक पहुंच गई कि? शिखा बुदबुदाती रही। अचानक उसे लगा बीते पल नींद से जाग गए हूं और उसके सामने एक एक वाकया लाकर खड़ा कर रहे हूं। साधारण से भी साधारण सी वे बातें जिनसे घुटन पाती रही थी वह, और कभी किसी को समझा नहीं पाई थी कि उसे क्या और क्यों बुरा लगता है। एकदम घातक, जानलेवा सा। आज आईने ने उसे सचमुच उसका प्रतिबिंब दिखा दिया, मन के द्वार खोल दिए और स्मृति में सोई नन्ही नन्ही कचोट को हिला डुलाकर जगा दिया। तभी तो हर बात उसके कानों में अतीत का स्वर बनकर गूंज रही है। आंखों के सामने 30 वर्ष पहले की घर की तस्वीर जिंदा होने लगी। बड़ा सा आंगन खुला खुला सा, देहरी पर अनाज की बोरी, रसोई में माँ के साथ वह, और कमरे में छोटा टेलीविजन कुछ बकवास उगलता हुआ। सड़क किनारे मकान का फायदा यह होता कि आंगन से लगकर बनी आधी दीवार की रेलिंग से सड़क का नज़ारा देखने को मिलता, और बड़ा सा आसमान भी। अक्सर उसका जी चाहता कि वह आसमान को अपनी बाहों में भर ले। 10-11 साल तो मजे ही मजे। कुर्सी पर बैठकर सड़क निहारो या खड़े होकर, कोई कुछ नहीं बोलता। गर्मी के दिनों में जब बिजली चली जाती तब पिताजी भी साथ साथ खड़े होकर सड़क निहारा करते। धीरे धीरे कब वह रेलिंग लक्ष्मण रेखा बन गई या भैया के आदेश से बना दी गई, याद भी नहीं। बस इतना याद है कि माँ ने एक दिन डपट कर कहा था, रेलिंग से हट छोरी, भैया देखेगा तो थारा म्यारा भी छुट्टी कर देगा। सन्न रह गई थी वह। ओह, कितना चाहा था मैंने कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर लूं, मगर माँ पिताजी की नाक कटती थी। जे छोरा पढ़े कोणी, तू पढ़ लिख के कुणसी चौधरानी बनेगी। पिताजी की आवाज कानों से टकराई तो उसका चेहरा आग हो गया। तुम लोगों ने मुझे कहीं का न छोड़ा। योगेश जैसा पढ़ा लिखा अफसर पति और मैं। योगेश कुछ नहीं कहते, कभी उपहास भी नहीं करते, मगर जब दोस्तों से मिलवाते हैं तो उन सब की पत्नियों के सामने खुद को सीधे तना हुआ महसूस नहीं कर पाती। गर्दन अपने आप झुक जाती है।
इसलिए फैमिली पार्टी में जाना छोड़ दिया। यही सब तो तुम ऋचा के साथ कर रही हो। मन की आवाज साफ साफ कानों में गूंजी तो मुंह से बरबस निकला, नहीं, मैं उसे बेटी होने का ढब सिखाना चाहती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। क्या तुम यह मानती हो कि उसमें जीने का ढब नहीं? वह तुमसे कम समझदार है। दरअसल तुम अपने पर थोपे गए बंधनों को संस्कार और तरह तरह के नाम देकर उसकी राख अपनी बेटी पर मलना चाहती हो। नहीं नहीं, वह तड़प उठी। अपनी अंतरात्मा की आवाज को नकारना आज जैसे शिखा के लिए कठिन होता जा रहा था। पिछले 6 वर्षों में पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही कठोरता बरती है। उसे तो खुश होना चाहिए कि उसे योगेश जैसा विनम्र और मित्र जैसा पति और बच्चों को इतने अच्छे पिता का साथ मिला। याद नहीं पड़ता कि पिछले 20 वर्षों में योगेश ने उसे दुत्कारा या तिरस्कृत किया हो, कभी किसी जरूरत की आपूर्ति में कमी की हो। वे तो चाहते हैं कि वह साथ चले, घूमे फिरे। उसने ही खुद को कैद किया हुआ है। पैरों से उन अनदेखी बेड़ियों को नहीं झटकारती जो मायके वालों ने पहनाई थी। और अब वही ऋचा को। नहीं नहीं, मैं ही गलत थी, गलत हूं। भूल गई थी कि चोट छोटी हो या बड़ी, कोमल मन पर लगती है तो पूरी जिंदगी टीसती रहती है। 40 की होने को आई, जब वह अब तक अपनी माँ और भाई की बंदिशों को नहीं भुला पाई, जो कि उस समय और समाज के लिए साधारण बात है, तो बिल्कुल अलग दुनिया में पली ऋचा को भला मेरी बात। वह उठ खड़ी हुई। आज कुछ मिनटों में उसने कई वर्ष जी लिए और उनमें से बुरे पल छांट भी लिए दफनाने के लिए। मैं ही जाती हूँ उसके पास। योगेश, योगेश कहाँ है इतनी देर से? शायद वहीं हो। सोचती हुई कमरे से बाहर निकली तो उधर से चाय की ट्रे थामे योगेश को आते देख हैरान रह गई। आपको तो ऑफिस का काम? भाई, होम मिनिस्टर का मूड नासाज हो तो ड्यूटी तो बजानी पड़ेगी ना, योगेश ने विनोदी अंदाज में कहा तो वह मुस्कुराए बिना न रह सकी। ऋचा कहाँ है? अपने कमरे में। तुम सोम को जगाओ, मैं ट्रे लेकर उसके कमरे में जाती हूँ। आज वहीं चाय पियेंगे। पत्नी का नरम बर्ताव देखकर योगेश ठगा सा कुछ देर मुंह निहारता रह गया। अब जाओ भी, चाय ठंडी हो जाएगी। शिखा की मीठी झिड़की पाकर योगेश का सोया सपना अंगड़ाई लेकर जागने लगा। लॉकडाउन ने आखिरकार वह दिन ला ही दिया। अपनी सोच पर मुस्कुराता योगेश सोम के कमरे की तरफ बढ़ गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।